सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। और आज हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द जेई एडवांस 2024, द वेरी रीसेंट पेपर विच वाज कंडक्टेड ऑन 26th ऑफ May 2024। तो सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे आज पेपर 1 कम्प्लीटली डिस्कस कर लें हम। और ये डिस्कशन का मोटिव मैं बता रहा हूँ, ये 24 स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने आंसर की तो मिला लिए होंगे, जिनको मिलाने का बहुत इच्छा रहती है मिलाने की आंसर्स, कहीं ना कहीं से मिला लिए होंगे। ये जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से किया जा रहा है। जो 25-26 स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे, आंसर तक पहुँचेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, टॉपिक कैसा था। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं, सेक्शन वाइज ही करेंगे। जिस तरह से इसी प्लेलिस्ट में आपको पुराने भी जो PYQs हैं वो सभी सेक्शन वाइज आपको मिल जाएंगे। 23 का पेपर बचा हुआ है, तो 23 का पेपर मैं पहले सोच रहा हूँ 24 डिस्कस कर लेते हैं, फिर 23 का पेपर इसके बाद हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको कंप्लीट कोर्सेज में आना है हमारे साथ, जैसा कि अभी 25 स्टूडेंट्स 26 स्टूडेंट्स सभी के लिए बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल कोर्सेज हैं हमारे CAMIIT ऐप में। तो अगर आप अच्छी सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप थोड़े सिंसियर बच्चे हो जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ठीक ठाक कंपैटिबल हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। अगर आप जेई एडवांस प्लस लेवल की केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, अच्छे डेडिकेशन के साथ लाइव क्लासेस होती हैं, 3-4 घंटे के बाद उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं, तो बिल्कुल ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप, और इसमें आपको मेरे कंप्लीट लाइव क्लासेस / रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये पहला सेक्शन है, थोड़ा आसान माना जाता है पहला सेक्शन, सिंगल करेक्ट वाला सेक्शन है। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है, तो ये देखो आइडियल गैसेस से उठाया गया क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 gram of an ideal gas X at 300 Kelvin which exerts 2 atm pressure। कोई खास बात नहीं है इसमें, क्या बोल रहा है यही सॉल्व करता हूं। आपके पास X गैस है जिसका प्रेशर 2 atm प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, 10 ग्राम है ये बता दिया गया है। चलो ठीक है, और उसी टेम्परेचर पर एक दूसरा गैस इसमें ऐड कर दिया गया +Y, और ऐड करने के बाद टोटल प्रेशर 6 atm हो गया। उसी टेम्परेचर पे उसी कंटेनर में ऐड कर दिया गया है। ऑब्वियसली कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया गया होगा तभी प्रेशर बढ़ पा रहा है। प्रेशर बढ़ गया इसका मतलब वो फिक्स्ड पिस्टन रहा होगा ना, तभी तो प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं इंडिविजुअल प्रेशर्स की बात करूं तो भी आपको कोई डाउट नहीं होगा इस बात पे। अगर आप ये कहो कि प्रेशर ऑफ X इंडिविजुअली देखा जाए तो 2 atm था और प्रेशर ऑफ Y सिंपली 4 atm होगा, एडिटिव है, तो प्रेशर ऑफ Y 4 atm होगा। एंड द प्रेशर बिकम्स 6 atm, फाइन द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटीज एट 300 Kelvin इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनी गैस, ऑफ एनी आइडियल गैस। बहुत अच्छे से डिराइव किया जाता है, मतलब हर कोई इसको पढ़कर आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो URMS is actually under root of 3RT by M, where M is the molecular mass, where M is the molecular mass। हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास का रेशियो बताना है, रेशियो बताना है मॉलिक्यूलर मास का। चलिए अच्छी बात है। तो अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, PV = NRT लगाना है
और क्या ही बताना है। तो कैसा क्वेश्चन है ये, थोड़ा कर लेते हैं। यू आर एम एस ये है, अब एक्स के लिए यू आर एम एस, फिर वाई के लिए यू आर एम एस, आर टी सब सेम ही है, सेम टेम्परेचर पे बात हो रही है, तो मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकाल लेंगे। तो उससे आर एम एस का रेशियो चाहिए था। तो यहां देख लो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी अप्लाई करो। चलो मैं दूसरे पेज में कर देता हूं, थोड़ा आपको देखने में आसानी हो इसलिए। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी अप्लाई करो आइडियल गैसेस मान के। एन मोल्स है तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट आर टी लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट डब्ल्यू आर टी बाय पी वी लिख सकते हो, अच्छी बात है। सो अब इसी को लगा लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई। थोड़ा ज़बरदस्ती मैं ये स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, बाकी आप ये 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कर सकते हो इस सवाल को, बड़ी बात नहीं। तो अगर एक्स की बात करूँ 10 ग्राम डाला है, आर टी वही रहने देता हूँ मैं, अपॉन पी वी, वेट कितना था, वेट सॉरी प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा था 2, वॉल्यूम को वी ही रहने दो, ये एम एक्स हो गया। इसी तरह से एम वाई क्या करोगे, एम वाई 80 ग्राम्स डाला था, आर टी अपॉन प्रेशर 4 यूनिट्स था, और वी तो वॉल्यूम वही रहेगा, उसी कंटेनर में डाला है, और क्लोज मतलब फिक्स्ड पिस्टन वाला कंटेनर है, बिकॉज प्रेशर बढ़ रहा है डालने से, तो फिक्स्ड पिस्टन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आ रहा है भाई, एम एक्स अपॉन एम वाई। अगर आप एम एक्स अपॉन एम वाई देखेंगे तो ये एक्चुअली में आर टी बाई वी, आर टी बाई वी खत्म, तो ये आ रहा है 10/2 विच इज 5 बाय 80/4 विच इज 20 विच इज नथिंग बट 1/4। ये एम एक्स बाय एम वाई आ गया। आपको चाहिए था यू आर एम एस, आप देख सकते हैं यू आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, यू आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। तो अगर मुझे यू आर एम एस ऑफ एक्स अपॉन यू आर एम एस ऑफ वाई ये रेशियो चाहिए होगा, तो क्या आपको समझ आ रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इसी के बराबर होगा। तो y बाय एक्स वो हो जाएगा 4:1 का स्क्वायर रूट, 4:1 का स्क्वायर रूट विच इज 2:1। साथ ही साथ थोड़ा पेपर को एनालाइज भी करते चलेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हर एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन वाइज पहले डिस्कस करेंगे, फिर एट लास्ट पेपर की एनालिसिस कर लेंगे कि पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था। तो देख लीजिए 2:1 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम था, 2:1 ऑप्शन डी, यस इट इज द करेक्ट आंसर। तो ये कैसे लेवल का प्रॉब्लम था, जी हाँ एकदम ऑनेस्ट रेटिंग देंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई डिफिकल्ट बात छुपी होगी तो उस पर भी बात करेंगे, हाँ कि ये पोर्शन था जहाँ पर एक नॉर्मल बच्चे की गलती हो सकती थी। मैं भी एक नॉर्मल बच्चे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैं बहुत हाई फाई स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ गलती कर सकता था। बट अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो जिस बच्चे ने जेई मेंस क्लियर किया है, अगर वो एडवांस अटेम्प्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन तो शायद ही किसी से छूटा होगा या गलत हुआ होगा। अगर ये आप गलत करे हो तो आप 3 नंबर आपको जो बोनस देना चाह रहा था वो आपने मिस कर दिया, देख लो। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, तो इसको हम इजी रेट करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर यह बोला जा रहा है एट रूम टेम्परेचर डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इन सितु जनरेटेड नाइट्रस एसिड गिव्स द स्पीसीज, मतलब नाइट्रस एसिड बना है HNO2 और बात हो रही है इसके डिस्प्रपोर्शनेशन की। बड़ा साधारण सा फैक्ट है, आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, हमने जीआईओसी में कितनी बार ये बात बताई, कितनी जगह यूज हुआ ये HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस।
तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस आपको ये फैक्ट ही है, पता होना चाहिए कि जो HNO2 है ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, किसमें डिस्प्रपोर्शनेट करता है? इट डिस्प्रपोर्शनेट्स टू HNO3 एंड NO गैस रिलीज होती है। HNO3 एंड NO गैस रिलीज होती है। और इस तरह से बस यही बात यहाँ पूछी गई है कि कौन से आयंस बनेंगे। एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है तो अब HNO3 ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप उसको तोड़ सकते हैं। H प्लस, तो H प्लस पानी में H3O प्लस के फॉर्म में रहेगा, नाइट्रेट हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, और NO जो है वो NO ही रहेगा। तो ये तीन चीजें आपको मिल रही होंगी, ठीक है, ये तीन चीजें मिल रही होंगी, HNO, H3O प्लस, NO3 माइनस एंड NO। ऑप्शन ए जो है वो स्पष्ट करेक्ट आंसर है। एंड दिस वाज अ फैक्ट। एंड क्या ये बहुत बाहर का और कुछ नया सा फैक्ट है? ना ना, ये NCERT पी ब्लॉक में मिलेगा आपको, NCERT के पी ब्लॉक वाले पोर्शन में मिल जाएगा। और अगर मैं अपने कोर्सेज की बात करूं तो GIOC में इस बात को बहुत बार पढ़ाया जाता है और बहुत बार ये HNO2 यूज में आता है। इवन सॉल्ट एनालिसिस में भी हम इसको पढ़ते हैं, आप सभी को मैंने पढ़ाया है, सभी बच्चे एग्री करेंगे, सॉल्ट एनालिसिस में ही पढ़ते हैं। और मैंने क्या पढ़ाया है, हर कोई पढ़ाता है, NCERT में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इस क्वेश्चन को कैसे रेट करेंगे? बिल्कुल इजी रेट करेंगे, इसको भी इजी ही रेट करेंगे, छोड़ना ही नहीं है इन क्वेश्चंस को। तो अगर आप इन क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं तो आप बात मानिए, सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है फिर आपका, ठीक है, बहुत मुश्किल है। चलिए अब आ जाइए, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एस्पार्टेम की बात हो रही है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एक डाइपेप्टाइड है, एस्पार्टिल फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। ये एक IUPAC टाइप नेम करा गया है एस्पार्टेम का। तो देखो, मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आपने मेंस के लिए NCERT वगैरह रटी है तो आप ये सब स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते हो ना, ड्रग्स वगैरह चैप्टर जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड ऑल, तो आप ये ड्रग्स वगैरह रटते हो उसमें, क्योंकि क्या है, मेंस में एस्पार्टेम काफ़ी फेमस भी है। मेंस के 2020-21 शायद किसी साल पूछा भी हुआ है PYQs में, मेंस में। ऑल तो बहुत मेंस के इतने सारे PYQs होते हैं, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं रहता है, बट फिर भी पूछा गया है, एस्पार्टेम का डायरेक्ट स्ट्रक्चर यूज में आता है। तो अगर आपने रटा हुआ था स्ट्रक्चर तो आपको ये नाम वाम से कोई लेना देना नहीं है, सीधे स्ट्रक्चर पता है एस्पार्टेम का, टिक करो, खत्म करो, ठीक। बट अदरवाइज अगर आपको नहीं भी पता है, स्ट्रक्चर नहीं याद रहता है यार, आज याद करो परसों भूल जाता है, आपके साथ क्या, सबके साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ। मैं अगर स्ट्रक्चर याद करूंगा, हो सकता है कुछ दिन मेरे सामने एस्पार्टेम नहीं आया तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जेई वालों ने इसका काफ़ी ध्यान रखा है और इन्होंने प्रॉपर IUPAC नाम टाइप्स कुछ दिया हुआ है यहाँ पर कि एक डाइपेप्टाइड है जिसमें एक पेप्टाइड लिंकेज होगा, और इज अ डाइपेप्टाइड एस्पार्टिल फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। तो उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो देखो, अब आपको मान लो कि एस्पार्टिम का स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो इन्होंने फिनाइल एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड इन दोनों का भी स्ट्रक्चर दे दिया है। चलो अब नेम के हिसाब से ना हम पिक करेंगे क्या होगा आंसर, जो भी आपको नेम दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, एस्पार्टिल और फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर, इस तरह से बता रहा है। तो पेप्टाइड लिंकेज में एक फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर है। फिनाइल एलेनिन तो सर पता है, बट मिथाइल एस्टर तो नहीं दिख रहा इसमें। कोई बात नहीं, मिथाइल एस्टर कैसे बन सकता है, ये मिथाइल एस्टर कैसे बन सकता है इसका, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन है इसका एस्ट्रिफिकेशन करा दो। एस्ट्रिफिकेशन कैसे होगा, किस अल्कोहल से होगा? अब मिथाइल लिखा हुआ है ना यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मिथाइल लिखा हुआ है तो करा दो।
यहां पर आप एस्ट्रिफिकेशन करा दो तो क्या होगा, मैं बनाता नहीं हूं, मैं इसी में बता देता हूं यार, समझ आ जाएगा। ये तो OCH3 हो गया एस्ट्रिफिकेशन, मिथेनॉल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आप ये एस्ट्रिफिकेशन करा दिया आपने। अब यहां पर ये बोला जा रहा है, अब क्या करनी है, अब करनी है आपको, अब करनी है इनकी ज्वाइनिंग पेप्टाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज के थ्रू। तो कैसे होती है ज्वाइनिंग, ऑब्वियस सी बात है, अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो गया, अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो गया, अब ये आपके पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। तो कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, ऑब्वियसली ये करेगा इधर। तो इधर आपका ये जो NH2 ग्रुप दिख रहा है ये करेगा अटैक, और ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट दिख रही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट जो दिख रही है, ये और NH2 ये आपस में करेंगे रिएक्ट। किस तरह से अटैक होगा, किस तरह से अटैक होगा, ये लोन पेयर, ये अटैक, ये वाटर बाहर, वाटर बाहर, इधर से H+ और इधर से OH, ऐसा करके बाहर करिए, और इस तरह से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद व्हाट यू विल गेट टू सी कि आपको, अब एक चीज और देखो ध्यान से, यहां पर ऐसा भी लगता है कि ये वेज डैश प्रोजेक्शंस बना के दिया हुआ है ना, तो ये ऐसा भी लगता है कि कहीं ये कुछ स्टीरियो का तो सवाल नहीं है, बट असल में देखा जाए तो थोड़ा सा टच है इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का, थोड़ा सा टच दिख रहा है कि जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसकी जो आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है ना। इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन R थी तो वो R ही रहेगी, S थी तो S ही रहेगी, और इस काइरल सेंटर की भी आइडेंटिटी डिस्टर्ब होने वाली नहीं है, इसकी भी आइडेंटिटी डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। अच्छी बात है, मतलब जो दो काइरल सेंटर्स थे वो वैसे ही इंटैक्ट रहने वाले हैं। तो कहाँ नजर आ रहा है, देखो अगर आप ये ऑप्शन बी को देखोगे ना, तो देखो ऑप्शन बी पहले इन्होंने ये बनाया है, दिस COOH, दिस COOH एंड NH2, ये ग्रुप बिल्कुल सेम है, C डबल बॉन्ड हो, ये देखो बिल्कुल ऐसा, ये C डबल बॉन्ड हो, ये इन्होंने एस्पार्टिक एसिड से लाया ये यूनिट, और इसके बाद फिर ये NH2 ने अटैक किया और ये यूनिट ऐसे बना। अब आपको ये बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी है, तो आपको ये पता होगा कि जब ऐसा वेज ऊपर बना हुआ है और इसी को डैश नीचे बना दिया जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन बदली नहीं होती। अगर ये R है तो अभी ये भी R है, पता है ना, ये सिंपल सी बातें। अगर ये R है तो ये भी अभी भी R ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये देख सकते हैं आप, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई है, और बिल्कुल जिस तरह से हमने जोड़ा है उसी तरह से यहां भी इनको ज्वाइन किया गया है। ये OCH3 है, ये OMe दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को कैसे रेट करेंगे सर, तो देखो जिसको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर याद था उसके लिए तो काफी आसान है, मतलब उसको कुछ करना ही नहीं और याद रहता है। ठीक है, जिन बच्चों ने NCERT ठीक से रटी हुई है उनको याद रहता है। दूसरी बात, सर अगर नहीं याद है तो उनके लिए भी काफी आसान है, सब तो बना के दे दिया, अब क्या बचा क्वेश्चन में, है ना, सब तो बना के दे दिया है और नेम भी बता दिया है आपको, और क्या चाहिए। तो आप मानो ना मानो ये भी आसान ही है, दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, और ऑप्शन भी एलिमिनेट इसमें हो जाते। मैंने इस क्वेश्चन को देखा सॉल्व जब किया है पहले, तो ये इसमें ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आंसर आ जाता, तो कुछ बहुत चूज भी नहीं करना था। ठीक है, कोई बहुत चूज भी नहीं करना था कि सर यहाँ अटैक क्यों हुआ, खैर वो फैक्ट है, इधर अटैक करना पड़ता है तभी वो अमीनो एसिड फर्दर लिंकेज बना पाता है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत आराम से ऑप्शन भी कट के आ रहे थे आंसर। तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, इसको इजी ही रेट करेंगे आप, सब कुछ तो दे दिया है। अगर कुछ नहीं दिया होता, सीधे एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर पूछता तो मैं उसको डिफिकल्ट रेट कर सकता था, क्योंकि
नहीं याद रहता सबको, मेंस वाला जो टेंडेंसी है वो थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पेपर 1 अभी तक मैंने इसका देखा है, मुझे इसमें केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री दोनों के सवाल मिले हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इनऑर्गेनिक का जो एक ईजियर पोर्शन होता है उससे क्वेश्चन दिखे हैं। ये भी उन्हीं में से एक है, काफ़ी रूटीन क्वेश्चन है, कुछ नया, कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं अद्भुत। देखते हैं, देखकर लग रहा है बहुत सारे केमिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, बट ठीक है। अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द ऑप्शंस इन विच द कॉम्प्लेक्स in set 1 shows geometrical isomerism and in set 2 are ionization isomers of each other। क्या करना है, पहले वाले सेट में हमको देखना है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, और दूसरे वाले सेट में, ये जो सेट 2 दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप ये देखें सेट 1, अगर आप ये सेट 1 देखें तो इट इज NiCO4। कितना फेमस ये कॉम्प्लेक्स है, कितना फेमस ये कॉम्प्लेक्स है, निकल टेट्राकार्बोनिल। निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है इसमें, और इसी वजह से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 रहती, वो sp3 रहती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है वगैरह वगैरह। अब NiCO4 कितनी बारी आपने पढ़ा होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करेगा, और अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर कर रहा है तो भाई सीधी सी बात है ना यार, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से आ जाएगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकती। सभी ग्रुप्स एकदम इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो आप किसी को भी इंटरचेंज कर दें, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बदलने वाली नहीं है। तो ये यहीं से समझ आ रहा है कि ये गलत ऑप्शन है। अब यहीं अगर आप इसकी बात करते हैं ना, PdCl2 PPH3 होल ट्वाइस, तो यहां पर Pd+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब आप उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वो पेयरिंग वेयरिंग कराने वाला जो तरीका है वो सबको आता है, अगर आप उससे जाएंगे तो यहाँ क्या था ना, निकल जो था वो बेटा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बट अगर आप इस पे जाएंगे तो आप पाओगे कि ये d वाला अंदर वाला ऑर्बिटल जो है ना वो यूज हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, और ये d sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर स्पीशीज है, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर स्पीशीज है। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, किस टाइप का है, देखो किस टाइप का है, MA2B2 टाइप है, दिख गया, यह है MA2B2, और MA2B2 स्क्वायर प्लेनर, ऑब्वियसली इट शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तो दिखाता है, बट ये ऑप्शन गलत है, तो इसको नहीं देखते, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप इसको भी देखो बेटा तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, है ना, वो हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन COEN एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड है, दिया भी हुआ है, बड़ा फेमस NCERT में, एंड द सेम कॉम्प्लेक्स, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर है, हमने बता दिया। अगर इसकी बात करी जाए तो ऑक्टाहेड्रल है COEN, ये EN, NH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस लाइक दिस, NH3 NH3 Cl 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 Cl, ये सेम कॉम्प्लेक्स पे अगर आप मेरी कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले कोर्स में जाएंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपसे पूछे थे, मैंने उसमें एक क्वेश्चन कराया था जिसमें सेम यही कॉम्प्लेक्स, कुछ भी चेंज नहीं, इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने करे थे। ठीक, तो हमने तो खैर नंबर तक किया था, यहाँ बस ये पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये दिखाएगा या नहीं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ मैंने करा दी थी, बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई भी अच्छे टीचर से पढ़ोगे वो भी कराएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो CO, अब यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक बना के दिखा देते हैं, COEN, दिस अमोनिया, अमोनिया को एक बार ट्रांस में लगा दो,
अब यहाँ नंबर तो नहीं बताने हमको कितने हैं, बट ठीक है, इस तरह से देख सकते हो आप कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा तो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये। तो ये सेट 1 तो ठीक लगता है, सेट 2 कैसा है? क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं? अरे बकवास है ये तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो गए। दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, नॉट आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये तो बात गलत है, छोड़ो फिर हटाओ, ये भी ऑप्शन गलत है, बी भी गलत, ए भी गलत। थर्ड पर आओ, CONH3 होल थ्राइस NO2 थ्राइस, मतलब ये पता नहीं कितनी बार पूछेंगे ये जो टाइप है ना Ma3B3, पता नहीं जेई इस टाइप से बोर क्यों नहीं हो रहा है। इतने सारे टाइप्स हम पढ़ाते हैं क्लासेस के दौरान, एक पूरा का पूरा टेबल बन जाता है, पूरी 1.5 क्लास चले जाती है पढ़ाने में इसका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बच्चों को थोड़ा डर भी लगता है इस टॉपिक से कि अरे इतने सारे टाइप्स बन गए हैं, याद कैसे होगा, अरे सर ये वाला स्ट्रक्चर छूट जा रहा है, वो वाला छूट जा रहा है। बट मैंने बिल्कुल जो ट्रेंड देखा है, इवन जेई एडवांस की ट्रेंड मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर वो आ ही नहीं पाते। Ma3B3 वही फेशियल, वही मेरिडोनल, जो 2 फॉर्म्स आपको इसके दिखते हैं, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पता नहीं इतना फेमस ये क्यों है, मुझे लगता है NCERT में दिया हुआ है, इस वजह से इसको खींचा जाता है। और सेम ये भी सेम वही जोड़ीदार इसका, ये भी आपको हमेशा ये वाला जो फॉर्म है ना MAA होल ट्वाइस B2, हमेशा ये दोनों पार्टनर साथ में दिखेंगे आपको, पता नहीं ऐसा क्यों है। थोड़ा ढंग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जा सकता था, मेरा कहना ये है। तो चलिए ये देख लीजिए EN। अब अगर ये देखा जाए कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, तो बिल्कुल दिखा सकता है। अगर इस तरह से CL हो गया तो ये हो गया बेटा तुम्हारा सिस वाला वर्जन। और इसी में अगर ये EN, ये EN और ये CL ऐसा हो गया, तो ये ट्रांस वाला वर्जन। इसका ट्रांस वाला वर्जन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अच्छी बात है, सेट 1 तो ठीक है। क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं? हाँ, ये तो यही वाले ऑप्शन को उठा के शायद रख दिया है। हाँ, ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर वही है कि जब आपका जो बाहर वाला नेगेटिव आयन है, जो नेगेटिव आयन है बाहर वाला, जो कि चार्ज बैलेंस कर रहा है पॉजिटिव कैटायन के पार्ट को, अगर वही एक पोटेंशियल लाइगेंड होता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वी कैन कॉल देम आयोनाइजेशन आइसोमर्स। एक चीज और ध्यान रखना, मेटल कैटायन का भी जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देख सकते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेकआउट कर सकते हैं, ये -2 है तो नेट +2 है यहाँ पर, और नेट अगर +2 है तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 -1 विल गिव यू +2। ठीक, तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर है। अच्छी बात है, इसमें भी +3 में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाइए, इस सेट में क्या दिक्कत है? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है? बकवास है, कहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा वो? Ma5B1, ये कहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? गलत है, सेट 1 ही गलत है, देखने की जरूरत थी नहीं, बट आप चाहें तो देख सकते हैं। ये क्या है? ये हाइड्रेट आइसोमर्स है, दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स। जरूरत नहीं है इसकी, बिकॉज ये सेट ही गलत है, सेट 1 ही गलत है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट section 1 of the paper. In the next lecture we will be discussing section 2 of this paper, जो कि एक अच्छा पार्ट माना जाता है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा रेट कर दिया जाए कि ये कैसा क्वेश्चन था।
तो देखो, अब आप फिर बोलोगे सर आपको तो सभी आसान लगता है, ऐसा है वैसा है, इस तरह के कमेंट्स मैसेजेस आते हैं बच्चों के। ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही फेयर बात कर रहा हूँ। आप खुद देखो, अगर आपने 2 साल प्रिपरेशन की है फिर बात करेंगे। आप अगर वो 3 महीने के क्रैश कोर्स के भरोसे जेई का पेपर लिखने गए थे तो फिर आपके लिए सब टफ है, फिर आपके लिए हर एक क्वेश्चन टफ है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एटलीस्ट 2 साल ठीक से पढ़ाई किए। तो अगर 2 साल ठीक से पढ़ाई किए हो तो ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही है। तो सेक्शन 1 की मैं अगर बात करूं तो आपको 12 मार्क्स उठाने ही चाहिए थे। तो क्या मार्क्स उठा सकते थे इसमें? 12 on 12 ये आपको लाना चाहिए था इस पेपर में। टेंटेटिव यही मार्क्स होने चाहिए थे आपके। अब आप देख लीजिए, आप इससे जितना कम किए हो इस सेक्शन में वो आपकी लापरवाही है या फिर स्किल इशू है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में, जिसमें इसका सेक्शन 2 हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।